क्या फ्रैंक का प्लान कामयाब होगा? कैसी अपराधियों से पड़ा था फ्रैंक का पाला? क्या अंत में वो जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो पाया? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी पर आधारित 1979 की एक थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगी जिसका शीर्षक एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज है। 1960 में फ्रैंक मॉरिस, एक बहुत ही चतुर अपराधी जो पहले ही कई जेल से भाग चुका है, को एल्काट्राज द्वीप पर अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में ले जाया गया। यह औसत जेलों से काफी अलग है। कोई अच्छे आचरण कार्यक्रम नहीं है, समाचार ले जाने की अनुमति नहीं है, बाहरी दुनिया का ज्ञान केवल वही है जो गार्ड आपको बता सकते हैं। प्रत्येक कैदी अकेले ही सीमित है। विजिटर्स की जांच FBI द्वारा की जानी चाहिए, और जबकि उनके पास काम करने का विकल्प है, यह एक प्रिविलेज है जिसे अर्जित किया जाना चाहिए। हर सुबह कैदियों की गिनती भी होती है। वहाँ अपने पहले नाश्ते के दौरान फ्रैंक लिटमस के साथ दोस्ती करता है, एक संकी आदमी जो दूसरों से अतिरिक्त भोजन मांगना पसंद करता है और एक चूहे को एक गुप्त पालतू जानवर के रूप में रखता है जिसे वो अपने साथ हर जगह ले जाता है। फ्रैंक यह भी नोटिस करता है कि वुल्फ के नाम से जाना जाने वाला एक विशाल आदमी उसे देखता रहता है और धमकी भरे इशारे करता है। बाद में उसे वार्डन को देखने के लिए ले जाया जाता है जो नियमों को एक्सप्लेन करता है जो कि फ्रैंक को पालन करना चाहिए, और उन नामों के लिए पूछता है जिन्हें वो विजिटर्स के रूप में कंसिडर करना चाहता है। लेकिन फ्रैंक के जीवन में कोई भी नहीं है, यहाँ तक परिवार भी नहीं। वार्डन उसे एक चेतावनी के साथ जाने देता है, एल्काट्राज से कोई भी कभी नहीं बचा है और न ही कभी बचेगा। यह मुठभेड़ पूरी तरह से बेकार होने के बावजूद समाप्त नहीं होती है। जब वार्डन नहीं देख रहा होता है, फ्रैंक अपने नाखून क्लिपर्स में से एक को चुरा लेता है जिसे बाद में वो अपने सेल में बाइबल के अंदर छुपाता है। जब उसके नहाने का समय आता है तो वुल्फ फ्रैंक से संपर्क करता है जो दावा करता है कि फ्रैंक उसका नया शागिर्द होगा। क्लियरली वो नो सुनने के मूड में नहीं था। फ्रैंक उसे 2 बार मुक्का मारकर और साबुन उसके मुंह में भरकर उसे अपना जवाब दे देता है। बाद में फ्रैंक को लाइब्रेरी में मदद के लिए भेजा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक ब्लैक व्यक्ति इंग्लिश से होती है जो 2 लाइफ सेंटेंसेस की सजा काट रहा है। 10 साल पहले उसने सेल्फ डिफेंस में 2 लोगों को मार डाला, लेकिन चूंकि वे गोरे थे इसलिए उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया गया। चूंकि कैदियों को लाइब्रेरी में जाने की अनुमति नहीं है, फ्रैंक की ड्यूटी आज एक कार्ट के साथ चेम्बर्स के चारों ओर घूमने की है और उन्हें मैगजीन्स और बुक्स प्रदान करना है जो वह चाहते हैं। यार्ड में आराम करने के दौरान फ्रैंक एक बुजुर्ग कैदी डॉक्टर से मिलता है जो अपना समय पेंटिंग करने में बिताता है। वो अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है और उसके चित्रों के विषय खुद से वार्डन तक जाते हैं। उसके सभी चित्रों में एक क्रिसैंथेमम का फूल भी शामिल है। वुल्फ से दुश्मनी मोड़ लेने के बाद वो फ्रैंक के जीवन के लिए भी चिंता व्यक्त करता है। बाद में फ्रैंक इंग्लिश के साथ बातचीत करने जाता है जो उसे जेल से भागने के उपायों के बारे में सभी डिटेल्स बताता है। पुरुष जो अपने सेल से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जो पहले से ही एक अविश्वसनीय रूप से कठिन काम है, उन्हें चौकीदारों द्वारा वॉच टावर में गोली मार दी गई थी। और यहाँ तक अगर आप किसी तरह इमारत से सफलतापूर्वक भागने में कामयाब थे, तब भी एल्काट्राज आइलैंड की जियोग्राफी एक मुद्दा है। जमीन से 1 मील की तैराकी है और पानी एकदम जमा हुआ ठंडा। कुछ दिनों बाद यार्ड में लिटमस के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मेंशन किया कि उनके ब्लॉक के टॉप पर वेंटिलेशन शाफ्ट है। केवल एक ही प्रॉब्लम है, वहाँ ऊपर चढ़ने का तरीका निकालना। लेकिन दोपहर अचानक एक बुरा मोड़ लेती है जब वुल्फ एक चाकू के साथ फ्रैंक के पीछे आता है जिसे वो डॉक्टर से चेतावनी के कारण समय पर चकमा देने में सफल होता है। दोनों एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं कि गार्ड बीच में आ जाते हैं और वुल्फ और फ्रैंक दोनों को एकांत सेल में ले जाया जाता है क्योंकि वार्डन को परवाह नहीं है कि फ्रैंक ने सेल्फ डिफेंस में लड़ाई की। एक लड़ाई है। उन स्पेशल सेल्स को होल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि आप वहां बिना किसी लाइट या ह्यूमन कांटेक्ट के फंस गए हैं। फ्रैंक को केवल एक ही विजिट मिलती है जो एक गार्ड से होती है जो उसे ठंडे पानी से स्प्रे करने के लिए एक नली का उपयोग करता है जिसे उसे करना चाहिए। फ्रैंक को कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया जाता है जबकि वुल्फ को लड़ाई शुरू करने और चाकू का इस्तेमाल करने के लिए लंबे समय तक होल में रखा जाता है। उस रात फ्रैंक के पास लिटमस का चूहा आया जो उसके लिए एक छोटा सा नोट लेकर आया जिसमें लिखा था, वापस स्वागत है। कुछ हफ्ते बाद फ्रैंक चार्ली बट्स के बगल के सेल में आए एक नए कैदी से दोस्ती करता है जिसे वो अपने अन्य दोस्तों से मिलवाता है जब वे यार्ड में मिलते हैं। जबकि सभी कैदी बाहर हैं, वार्डन सेल्स के चारों ओर घूमता है, सब कुछ सीरीज में जांचता है और उसे डॉक्टर की पेंटिंग का पता चलता है। पेंटिंग सराहनीय और बहुत सटीक है, लेकिन सिर्फ क्रूर होने की वजह से वार्डन डॉक्टर के पेंटिंग राइट्स टेम्परेरीली छीन लेता है। जब पेंट और कैनवस लेने के लिए एक गार्ड आता है तो डॉक्टर बहुत डिस्ट्रेस्ड स्टेट में रह जाता है क्योंकि उसके पास पेंटिंग ही होती है। एक नौकरी का प्रिविलेज प्राप्त करने के बाद फ्रैंक कार्पेंट्री टीम में शामिल होना स्वीकार करता है। एक दोपहर जब वे काम कर रहे होते हैं तो वो यह नोटिस करता कि डॉक्टर ठीक नहीं दिख रहा है और गार्ड को चेतावनी देने की कोशिश करता है जो उसे अनदेखा करता है। फिर डॉक्टर एक कुल्हाड़ी मांगता है और इसका उपयोग अपनी उंगलियों को काटने के लिए करता है जिससे उसे बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए।
एक क्रिसैंथेमम खोजने के बाद जो डॉक्टर की जेब में था, फ्रैंक उंगलियों को इकट्ठा करता है और गार्ड को देने के लिए उन्हें एक बॉक्स में रखता है। सार्कास्टिकली उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए कहता है। घटना के बारे में पूछने के लिए वार्डन बाद में रात के खाने के दौरान फ्रैंक के पास जाता है और फ्रैंक इनडायरेक्टली उसका अपमान करता है, इस बात पर कमेंट करके कि कोई इतने खूबसूरत चित्र से कैसे नाराज हो सकता है। उसी भोजन के दौरान फ्रैंक को एक प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है कि एंगलिन भाइयों जॉन और क्लेरेंस को भी एल्काट्राज में ट्रांसफर कर दिया गया है। फ्रैंक उन्हें अपने अन्य प्रिजन सेंटेंसेस में से एक से जानता है और उनकी तरह ही वे भागने में बहुत अच्छे हैं, यही कारण है कि वे अभी यहाँ हैं। एक बोरिंग दोपहर फ्रैंक ने अपने सेल में दीवार पर सलाखों के माध्यम से भागते हुए एक रोच को देखा जो बहुत कमजोर कंक्रीट से घिरा हुआ है। यह उसे एक आइडिया देता है। उसने चुराए गए नाखून क्लिपर का उपयोग करके वो सलाखों के चारों ओर कंक्रीट को दूर करने की कोशिश करता है और कुछ को सफलतापूर्वक निकाल देता है। पेशेंस के साथ एक मौका है कि वो अपने पूरे शरीर को पार करने के लिए पर्याप्त बड़ा होल कर सके। जब विजिटर डे आता है तो फ्रैंक के दो दोस्तों को बाहरी दुनिया से खबर मिलती है। इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि वो शादी करने वाली है, और चार्ली को उसकी पत्नी मिलने आती है जो उसे बताती है कि उसकी माँ के पास जीने के लिए केवल कुछ महीने बचे हैं। मरने से पहले अपनी माँ को देखने के लिए बेताब चार्ली बाद में फ्रैंक से कहता है कि अगर वो बचने का रास्ता खोज लेता है तो वह भी उसके प्लान में शामिल होना चाहेगा, जो फ्रैंक को चार्ली और इंग्लिश को अपने प्लान के बारे में बताने के लिए प्रेरित करता है। वेट सी एयर से कंक्रीट और सलाखों का मेटल कमजोर हो जाता है, इसलिए वहाँ एक होल खोदना बस कुछ ही समय का काम है। यह उन्हें यूटिलिटी आइल में ले जा सकता है जिससे वो छत तक जा सकते हैं। जब वे उस पर काम कर रहे होते हैं तो होल को छिपाने के लिए वे मैगजीन से एडवर्टाइजमेंट पेज को फाड़ कर नकली दीवार बनाने के लिए उससे कार्डबोर्ड बना देंगे। वे तौलिए जैसी कुछ वस्तुओं के साथ होल को भी स्पष्ट कर सकते हैं। फ्रैंक ने टूल केस का उपयोग करने के लिए जेल बैंड में शामिल होने की तिकड़म भिड़ाई। वे इस कार्डबोर्ड का उपयोग बिस्तर पर डमी हेड बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह से कोई यह नहीं जान सकेगा कि वो रात में सेल में थे या नहीं। एंगलिन ब्रदर नाई की दुकान और कपड़ों की दुकान में काम करते हैं, इसलिए उनमें से एक डमी के लिए बाल प्राप्त कर सकता है और दूसरा कुछ रेनकोट चुरा सकता है और लाइफ राफ्ट बनाने के लिए सीमेंट का यूज कर सकता है जिसका उपयोग वे खाड़ी को पार करने के लिए कर सकते हैं। संभावनाएं कम है लेकिन हर कोई मदद करना स्वीकार करता है। फ्रैंक होल पर और ज्यादा तेजी से काम करना शुरू कर देता है जबकि चार्ली गार्ड पर नजर रखता है, लेकिन क्लिपर का उपयोग करना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें उचित पकड़ की कमी होती है। इसलिए अगले दिन भोजन के समय वो अपने जूते का उपयोग जानबूझकर अपने चम्मच को गंदा करने के लिए करता है और दूसरा मांगता है, जबकि एंगलिन ब्रदर्स में से एक गार्ड को डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए उसके साथ बात करता है। फ्रैंक एक के बजाय 2 चम्मच लेता है और एक को अपने साथ वापस सेल में लाता है। बाद में जब कुछ मैगजीन छोड़ने के लिए इंग्लिश आता है तो फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या सेल में मेटल को एक साथ वेल्ड करने का कोई तरीका है, और इंग्लिश वादा करता है कि वो उसे यह सिखाएगा। कई दिनों बाद लिटमस 15 डिजर्ट के बदले फ्रैंक को एक डाइम देता है। फ्रैंक इस डाइम का उपयोग अपने सेल में वेल्डिंग करने के लिए करता है। वो ग्रिप के लिए चम्मच को तोड़ता है और फिर डाइम को पिघलाने के लिए माचिस की तीली जलाता है और चम्मच की ग्रिप को नेल फाइल से जोड़ता है। अब उसके पास एक प्रॉपर इक्विपमेंट है, वो तेजी से खुदाई कर सकता है और चार्ली की चेतावनियों की वजह से जब कोई गार्ड आता है तो वो हमेशा अपने बिस्तर पर वापस चला जाता है, इसलिए वो पकड़ा नहीं जाता। कई दिनों की खुदाई के बाद वो सलाखों के चारों ओर के सभी कंक्रीट को हटाने का प्रबंधन करता है, लेकिन यह दीवार से जुड़ा हुआ है और हाथ से उतारने इसे असंभव है। अगली बार जब वो कारपेंटरी की दुकान पर काम करने जाता है तो वो एक कील बनाता है जो मदद कर सकता है। केवल एक समस्या, इसे मेटल डिटेक्टर के माध्यम से प्राप्त करना होगा, लेकिन फ्रैंक के पास एक प्लान है। जब वे दुकान से निकलता है तो फ्रैंक अपने हाथ में कील को स्पष्ट रूप से रखकर डिटेक्टर को जानबूझकर बंद कर देता है और गार्ड को बताता है कि यह उसने कपड़े टांगने के लिए बनाया है। गार्ड उस पर विश्वास नहीं करता है और फ्रैंक की जेबों की जांच करने से पहले कील ले लेता है। उसे लगता है कि उसके पास एक ही कील थी, इसलिए वो उसे जाने देता है और फ्रैंक सफलता के साथ अपने सेल में लौटता है। उसने अपने जूते में दूसरी कील छुपाई हुई था। इस कील का उपयोग करते हुए वो दीवार से सलाखें निकालने का इंतजाम करता है और यही वो संकेत है जो उसे प्लान को शुरू करने की इजाजत देता है। अगले कुछ महीनों में चार्ली और एंगलिन भाइयों ने भी खुदाई शुरू कर दी। वे मैगजीन के पन्नों, पानी और खुदाई से मिलने वाली ठोस धूल का उपयोग करके कार्डबोर्ड डमी पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। चार्ली एक पेंटिंग सेट का आदेश देता है, यह नाटक करते हुए कि उसने एक नया शौक अपनाया है, लेकिन वे इस पेंट का उपयोग डमी को रंगने और ग्रिल की तरह दिखने वाले छेदों के लिए कार्डबोर्ड कवर बनाने के लिए करेंगे। एक बार जब फ्रैंक का डमी नाई की दुकान से एंगलिन्स के बालों के साथ तैयार हो जाता है तो वो उसे बिस्तर पर रखता है और अंत में होल में प्रवेश करता है, यह देखने के लिए कि दूसरी तरफ क्या है।
उसे कुछ सीढ़ियां मिलती हैं जो उसे यूटिलिटी आयल तक ले जाती हैं और उसे वेंटिलेशन शाफ्ट खोजने की अनुमति देती हैं, लेकिन ये छत पर हैं जो उसकी पहुंच से बाहर हैं। इसी बीच एक गार्ड सेल एरिया में चक्कर लगा रहा होता है। जब वो पहली बार चलता है तो उसे डमी द्वारा धोखा दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार उसे यह अजीब लगता है कि फ्रैंक हिल नहीं रहा है। जब वो अपना डंडा गिराता है तो उसका संदेह और भी बढ़ जाता है कि शोर से फ्रैंक हिला तक नहीं, लेकिन जब तक वो सिर की जांच करने के लिए सेल के करीब आता है, फ्रैंक वापस बिस्तर पर आ जाता है, डमी की जगह। अगले दिन वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने क्या पाया है और उनके प्रोसेस की जांच करता है। भाइयों का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन चार्ली अभी भी पीछे है। उस रात बाद में फ्रैंक और जॉन यूटिलिटी कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं ताकि वे कपड़ों की दुकान से चुराए गए रेनकोट को छिपा सके और वेंटिलेशन शाफ्ट की जांच कर सके। अब जबकि जॉन उसे बढ़ावा दे रहा है, फ्रैंक आगे तक पहुंचता है और करीब से देख सकता है, जिससे उसे एहसास होता है कि इसे खोलने के लिए उन्हें कुछ गंभीर टूल्स की आवश्यकता होगी। वे दीवार पर लगे बिजली के आउटलेट को भी नोट करते हैं। अगली बार जब वे बैंड प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो फ्रैंक लिटमस को उस दुकान से एक एक्सटेंशन कॉर्ड और एक ड्रिल दिलाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो होल में भेजा जा सकता है। लिटमस अब से फ्रैंक की हर मिठाई का वादा किए जाने के बाद इसे स्वीकार करता है। फ्रैंक भी एक छोटा डेस्क पंखा चुराने का मौका लेता है, जिसे वो अपने अकॉर्डियन केस के अंदर छिपा लेता है और इसके बजाय चार्ली के मामले की जांच करने के लिए गार्ड को धोखा देकर भागने का इंतजाम करता है। एक बार जब उनके पास डॉग, फ्रैंक और जॉन से चुराए गए पेन लाइट सहित सभी टूल्स होते हैं तो वे काम पर जाने के लिए यूटिलिटी आयल में वापस चले जाते हैं। किसी भी गुजरने वाले गार्ड पर नजर बनाए हुए वे शाफ्ट होल की रक्षा करने वाली सलाखों को तोड़ने के लिए दीवार से एक पाइप का उपयोग करते हैं। फिर फ्रैंक अंदर चढ़ता है और लिटमस द्वारा दी गई टेप से बनाई गई ड्रिल का उपयोग करके वो मेटल के स्क्रू को निकाल देता है जो मार्क को कवर करते हैं। फ्रैंक के एल्काट्राज आने के बाद से कई महीने बीत चुके हैं और समूह भागने के लिए तैयार है। चार्ली चिंतित है क्योंकि उसकी नकली ग्रिल टूटती रहती है, लेकिन जॉन कंफर्म करता है कि राफ्ट अगले मंगलवार को तैयार हो जाएगा। इसलिए फ्रैंक ने फैसला किया कि वे मंगलवार की रात को प्लान को अंजाम देंगे। एक सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक क्रिसैंथेमम निकालता है जो डॉक्टर ने उसे पानी देने के लिए दिया था। लिटमस यह देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि यह उसे याद दिलाता है जब उसने और डॉक्टर ने उन फूलों को एक साथ लगाया था, लेकिन वार्डन की पूरी तरह से अलग प्रतिक्रिया है। क्रिसैंथेमम उसे उसी चित्रों की याद दिलाता है, इसलिए वो टेबल के पास आता है और उसे कुचल देता है। दावा करता है यह नियमों के खिलाफ है। इससे लिटमस क्रोधित हो जाता है जो उस पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय वो दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। इस मुठभेड़ के बाद वार्डन को फ्रैंक पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसके सेल का निरीक्षण करने का आदेश देता है। उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगता और नकली सलाखें उन्हें बरगलाने का काम करती है, लेकिन वार्डन अभी भी चिंतित है, इसलिए वो एक गार्ड को फ्रैंक को दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का आदेश देता है। आवश्यक कागजी कार्रवाई में 1-2 दिन लगेंगे, इसलिए ट्रांसफर मंगलवार सुबह किया जाएगा। अगले दिन ग्रुप को पता चलता है कि वुल्फ को होल से वापस लाया गया है और वो कसम खाता है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो फ्रैंक को मार डालेगा। इसलिए फ्रैंक ने फैसला किया कि वे मंगलवार की बजाय आज रात भाग जाएंगे। वुल्फ उसे यार्ड में दोपहर के ब्रेक के दौरान मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्लिश उसे पकड़ लेता है और उसे अपने गैंग की धौंस देता है कि अगर वो कुछ भी चाल चलेगा तो वो उसे ही मार देंगे। जब रात हो जाती है तो अंत में ग्रुप के जाने का समय हो जाता है। फ्रैंक और एंगलिन सफलतापूर्वक अपने डमी के साथ गार्ड को बरगलाते हैं और यूटिलिटी आयल में प्रवेश करते हैं, लेकिन चार्ली साहस खो देता है और रोते हुए अपने सेल में ही रह जाता है। राफ्ट और लिटमस के माउस को अपने साथ ले जाते हुए तीनों वेंटिलेशन शाफ्ट पर चढ़ते हैं और इसे छत पर ले जाते हैं, जहां वे उन्हें चकमा देने के लिए सर्चलाइट की गति पर नजर रखते हुए ध्यान से चारों ओर चुपके से घूमते हैं। वे छत को पार करने का प्रबंधन करते हैं और साइड की दीवार के खिलाफ एक पाइपलाइन ढूंढते हैं, जिसका उपयोग वे नीचे उतरने और यार्ड तक पहुंचने के लिए करते हैं, जहां वे सावधान रहते हैं। एक बार फिर से रोशनी से बचने के लिए चारों ओर घूमते हैं जब तक कि वे राफ्ट तक नहीं पहुंच जाते। इस बीच चार्ली ने अपना मन बदल लिया और होल से भी निकल गया, लेकिन जब वो वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचता है तो वो उस तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उसके पास उसे बढ़ावा देने के लिए उसके दोस्त नहीं होते हैं। इसलिए वो अपने सेल में वापस आ जाता है ताकि छूटे हुए अवसर पर आराम से रात बिताई जा सके। फ्रैंक और एंगलिन्स कांटेदार तार की राफ्ट पर चढ़ते हैं, चोट लगने से बचने के लिए कैलकुलेट की गई छलांग का उपयोग करते हैं और अब वे ऑफिशियल तौर पर इमारत से बाहर हैं, इसलिए वे आसानी से आइलैंड की शोलाइन की ओर भागते हैं। वहां वे राफ्ट को फुलाते हैं और पानी पर कूदते हुए उससे चिजिस से पके रहते हैं और अपने पैरों का उपयोग स्वतंत्रता में तैरने के लिए अपने मोटिव फोर्स के रूप में करते हैं। अगली सुबह गार्ड को इस बात का पता चलता है विकी चले गए हैं। वे सेल्स की जांच करते हैं और जेल और पूरे आइलैंड की एक्सटेंसिव सर्च करते हैं।
वे कुछ कैदियों के पर्सनल आइटम खाड़ी में तैरते हुए पाते हैं। वार्डन को विश्वास हो जाता है कि वे डूब गए हैं क्योंकि वे इन चीजों को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक गार्ड का कहना है कि यह सब एक धोखा हो सकता है। वार्डन को एक चट्टान पर एक क्रिसैंथेमम भी मिलता है और चूंकि ये फूल इस आइलैंड का नहीं है, इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि फ्रैंक ने इसे एक संदेश के रूप में वहीं छोड़ दिया। भगोड़ों की डेड बॉडीज कभी नहीं मिलती और एल्काट्राज की जेल को 1 साल बाद बंद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हुआ चार्ली के साथ, और क्या फ्रैंक और उसके साथी बचकर भाग निकले थे या खाड़ी के ठंडे पानी ने उनकी जान ले ली थी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।